चलो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का पतन देखा था, क्या क्या पॉइंट बताए थे पतन में? सबसे पहला था बाढ़ का आना। हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई थी बाढ़ के आने के कारण। और कितनी बार बाढ़ आई थी? 7 बार, 7 टाइम बाढ़ आई थी। दूसरा पॉइंट क्या था? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में मैंने आपको बताया था क्लाइमेट चेंज। हड़प्पा वासियों ने कुछ ना कुछ नेचर के साथ छेड़छाड़ करी, जिसकी वजह से उनका जलवायु परिवर्तन हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ और पूरी की पूरी सभ्यता क्या हो गई? समाप्त। इसके बाद थर्ड क्या था? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अंतर्गत शायद पृथ्वी में या मैं कहूं भूपटल में कुछ ऐसी हलचलें हुई जिसके कारण प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अंतर्गत पूरी की पूरी जो सभ्यता थी, उस सभ्यता में जो नदियां थी, नदियों ने अपना रूट क्या कर लिया? बदल लिया। और रूट बदलने के कारण उन लोगों को उस एरिया को छोड़ना क्या हो गया? बाध्य हो गए, वो लोग असहाय हो गए, क्योंकि वाटर नहीं मिलेगा अब उन्हें। और ये पूरा का पूरा कल्चर एग्रीकल्चर पर डिपेंड था। और नदियां जब अपना रूट बदल लेंगी तो वो पानी नहीं ले पाएंगे, सिंचाई व्यवस्था क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट, महामारी के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ था? महामारी। आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो महामारी नहीं जानता हो। जब से हमारे यहाँ कोरोना आया है हर कोई जान गया है महामारी क्या होती है। एक्चुअल में महामारी बेटा कोरोना नहीं है। महामारी का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा रोग जिसका समाधान ना हो, और जब उसका समाधान ना हो तो उसको महामारी में क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। और इसी के लिए कोरोना को डाला गया था, एक महामारी के लिए, एक ऐसा संकट जिसका कोई तुरंत रेस्पॉन्स ना दे पाए हम लोग, समाधान ना कर पाए, वही कोरोना था। टेक्नोलॉजी के इस युग में भी लोग परेशान थे, विवश थे और उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाए थे, इसलिए उसको एक महामारी माना गया। शायद हड़प्पा सभ्यता के साथ भी कोई महामारी जैसा सिस्टम था, और वहां जो महामारी थी उसको क्या, कौन सी महामारी, कौन सी बीमारी माना गया है? उस समय पीलिया रोग माना गया है। क्या माना गया है? पीलिया। पीलिया जैसी महामारी क्या हो गई थी? फैल गई थी। लोग पीलिया से ग्रसित हुए और क्षेत्र को छोड़ने पर क्या हो गए? बाध्य हो गए। इसके अलावा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण अदृश्य गाज, अदृश्य गाज का मतलब होता है कुछ ऐसा हो जाना जैसे कहीं बादल फट जाए, कहीं पर बिजली गिर जाए, है ना, कहीं पर पृथ्वी में कहीं चटकन या दरार पड़ जाए, फट जाए और पूरे का पूरा कल्चर क्या हो जाए? धस जाए। अचानक से एक अदृश्य गाज आई जिसके कारण पूरी सभ्यता क्या हो गई? खत्म। और इन सब के अतिरिक्त एक कारण माना जाता है आर्यों का भारत आक्रमण। अब कुछ लोग इसको आक्रमण मानते हैं, कुछ लोग इसको आगमन मानते हैं। जैसे वो लोग आना शुरू हुए और ये लोग जाना शुरू हुए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के सभी लोग ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के थे। ये विश्व की एक शांति प्रिय सभ्यता है। इस सभ्यता के किसी पुरास्थल से किसी प्रकार का कोई भी वेपन्स नहीं मिला खुदाई में, अर्थात ये सारे के सारे लोग कैसे थे? शांति प्रिय थे, लड़ाई झगड़ने वाले नहीं थे। और शहरी लोग थे। आर्य लोग जो थे वो ग्रामीण थे, और आर्य लोग जो थे वो एक तरीके से शिकारी थे, लड़ाई झगड़ालू थे, पशुपालन करते थे। तो इन दोनों में तनाव बना, और तनाव बनने पर इन लोगों ने उनके क्षेत्रों पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो यहां से हमारा नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा, भारत में आर्यों का आगमन, अर्थात वैदिक कल्चर। कौन सी बात करेंगे हम? वैदिक कल्चर की या वैदिक सभ्यता की। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता खत्म और इसी के साथ नया कल्चर शुरू हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं वैदिक कल्चर। तो आर्यों के आगमन के साथ हम देखेंगे आर्यों का कल्चर, वैदिक सभ्यता। और ये जो वैदिक सभ्यता है इसका टाइम पीरियड कितना है? इसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 600 BC। और ये वैदिक सभ्यता किन लोगों की है? ये वैदिक सभ्यता है इंडिकेट करती है आर्य।
जब भारत में आर्य लोग आए तो आर्य लोगों ने भारत में जब आकर रहन सहन किया, उसी कल्चर को हम किस नाम से जानते हैं? वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो हमने लास्ट पॉइंट में देखा था कि आर्यों का भारत आगमन हुआ और हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तो ये आर्य कौन थे, आर्य कहां से आए, है ना? तो हम आर्यों पर बात करें अगर, तो आर्य जो शब्द है ये बेटा निर्जाति शब्द है। कैसा शब्द है? निर्जाति, जिसकी कोई जाति ना हो। जब कोई जाति ना हो तो फिर आर्य कैसे बनेंगे? तो आर्य जो शब्द था निर्जाति था, अर्थात श्रेष्ठ। कौन है आर्य? श्रेष्ठ। जो भी श्रेष्ठ है वो आर्य है, या हम कहें जो कुलीन है, अच्छा है, योग्य है। क्या है? योग्य है। अब योग्य किसमें है? किसी भी चीज में योग्य है तो वो क्या बनेगा? आर्य। जैसे कोई भाला फेंकने में योग्य है, कोई घुड़सवारी में योग्य है, कोई व्यापार करने में योग्य है, तो अपने साथ ये एक टीम बनाकर चल रहे हैं स्पेशल लोगों की। आर्य में ऐसा नहीं है कि हिंदू आएंगे, मुस्लिम आएंगे, या आर्य में ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण आएंगे, क्षत्रिय आएंगे। ये बहुत लेटर स्टेज में बनेगा। वर्ण व्यवस्था कब आएगी? बहुत लेटर स्टेज में आएगी। स्टार्टिंग में जब आर्य लोग जो आए थे भारत में, ये आर्य लोग भारत में एक ऐसे ग्रुप के साथ आए थे, ऐसे कबीले के साथ आए थे जिनमें हर एक कोई किसी ना किसी क्षेत्र में क्या था? एक्सपर्ट था अपने अपने क्षेत्र का। और अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर, आर्य लोग भारत के मूल निवासी नहीं है। ये कहां से आए थे? माइनर एशिया से। तो किसके अनुसार? अगर मैं कहूं मैक्स मूलर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर, आर्य मध्य एशिया, माइनर एशिया के मूल निवासी थे। तो माइनर एशिया यानी आज अगर हम एरिया देखें तो माइनर एशिया पड़ता है आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये पड़ता है माइनर एशिया। वहां पर कभी रहा करते थे और वहां से चलकर कहाँ गए? भारत। तो भारत आने का कोई ना कोई रीजन, आप लोग आए हैं, पढ़ रहे हैं, तो रीजन है, पढ़ने के लिए आए हैं गाँव से। कोई किसी क्षेत्र से आया है, कोई किसी क्षेत्र से आया है। आर्य लोग जब भारत आ रहे हैं तो आर्य लोगों का भारत आने का भी क्या रहा होगा? कारण। तो इनके आगमन का कारण माना जाता है नए चारागाह की तलाश में, खोज में। काय के लिए आए थे ये? नए चारागाह की खोज करते हुए। हाँ बेटा बताओ। चारागाह यानी जहां पर पशु चारा चर सकें। खेती नहीं जानते थे ये लोग। ये किस पे डिपेंड थे? नेचर पर, प्रकृति पर। तो प्राकृतिक जो घास है, चारागाह बोलते हैं मैदान जहां पर घास होती है, पेड़ पौधे होते हैं। तो ऐसे करके इनके भारत आने का एक रीजन है, कॉज है कि ये लोग पशुपालक थे। इनकी अर्थव्यवस्था पशुओं पर डिपेंड थी, और जब पशुओं पर डिपेंड थी, खेती ये लोग जानते नहीं थे, तो पशुओं को खिलाएंगे क्या? तो पशुओं को ये चराया करते थे एक तरीके से। कबीला था एक बहुत बड़ा, कबीलाई तत्वों की प्रधानता थी, और इस कबीलाई तत्वों की प्रधानता में कबीला पशुओं को पालता था, पशुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थों को खाकर पीकर अपना जीवन यापन करता था, और आवश्यकता पड़ने पर पशुओं को ही खा लेता था। तो जिस कबीले के पास, जिस समुदाय के पास पशु जितने ज्यादा, वो उतना ज्यादा ताकतवर। तो ताकत का आधार भी क्या हो गया? पशु। जैसे आज के समय में पावर का आधार क्या है? मनी। जिसके पास मनी है ना, मनी के अलावा एक प्रॉपर्टी, क्योंकि जमीन और कमीन दो की वैल्यू है ना, बाकी किसी की वैल्यू आज के समय में नहीं है। उस समय में जो वैल्यू थी वो पशुओं की थी। पशुओं में भी मैं विशेषकर बात करूं कौन सा पशु, क्योंकि उस समय पर बहुत सारे पशु पाले जाते थे। तो गाय का किसका वर्चस्व था? गाय का। यानी गाय जो थी वो मुद्रा का आधार थी। जिस कबीले पर गाय जितनी ज्यादा होंगी वो कबीला उतने ज्यादा दिनों तक जी सकेगा, उतना ज्यादा सर्वाइव कर सकेगा। स्ट्रॉन्ग कबीला है। जिसके पास गाय कम है तो वो कबीला जल्दी खत्म हो जाएगा। गाय खत्म, कबीला खत्म। तो संपत्ति का आधार गाय, इसीलिए एक कबीला दूसरे कबीले की गाय चुरा लिया करता था
और इस चोरी को लेकर झगड़े भी हुआ करते थे, क्योंकि आज झगड़े किस बात के हैं? पैसे के, प्रॉपर्टी के। उस समय प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ गाय है, तो लोग गाय चुराते थे, गाय के चक्कर में युद्ध करते थे, तो एक कबीला दूसरे कबीले से प्रतिद्वंद्विता रखता था, शत्रुता, और उस शत्रुता का कारण था गाय। अब ये लोग भारत आ गए। भारत में ऑलरेडी एक कल्चर चल रहा था, हड़प्पा सभ्यता। वो सीधे साधे लोग थे और उनकी अर्थव्यवस्था डिपेंड थी कृषि पर। तो सब तरफ कृषि कृषि, हरियाली हरियाली, ग्रीन ग्रीन। इन लोगों ने देखा ये तो बहुत अच्छा एरिया, यही तो चाहिए हमें, खेती आती नहीं है पर चाहिए यही, तो इन्होंने इस क्षेत्र पर कब्जा किया। क्या कर लिया? कब्जा। और यही हड़प्पा सभ्यता का पतन माना जाता है। ये लोग आए और हड़प्पा सभ्यता क्या हो गई? अब ये लोग भारत में रहेंगे, ये कबीला, ये जो खाएगा, जो पिएगा, जैसे रहेगा, जैसे राजनीति करेगा, क्योंकि चार लोग जहाँ इकट्ठे हो जाए वहाँ राजनीति जरूर होती है, हमारी क्लास में भी होती है। चार लोग अगर कहीं इकट्ठे हैं तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? जरूर राजनीति। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, तो विचारधारा जिसकी जिससे मिल जाए वही मित्र बन जाते हैं। तो राजनीति जरूर होगी, और ये राजनीति का आधार क्या है? लोगों का इकट्ठा होना। तो यहाँ भी ये लोग राजनीति करेंगे। तो ये इन सबके द्वारा की गई एक्टिविटी इनका कल्चर कहलाता है, इनकी सभ्यता कहलाती है, जिसको हमने नाम दिया वैदिक सभ्यता। क्या नाम दिया उसको? वैदिक सभ्यता। और ये वैदिक सभ्यता का हमने टाइम पीरियड बांट लिया, 1500 से लेकर 600। अब ये आर्य जो थे ये पहले आए और फिर यहीं पे बस गए, फिर इनके जो उत्तराधिकारी हुए, इनकी संतानें। तो इस प्रकार आर्यों को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक पूर्ववर्ती आर्य और एक उत्तरवर्ती आर्य। तो अगर हम इन दोनों को बांटें तो इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक हमारा बढ़ता है ये हड़प्पा वैदिक पीरियड, पहले आने वाले आर्य तो पूर्ववर्ती, बाद में आने वाले क्या कहलाते हैं हमारे यहां? उत्तरवर्ती। तो ये दोनों ही आर्य हैं, यहां भी आर्य हैं और यहां भी आर्य हैं। इन्हीं को हम नाम देते हैं ऋग्वैदिक कालीन आर्य। ये कौन से हैं? ये इनका ऋग्वैदिक काल है, शुरू में आने वालों का, और बाद में आने वालों को हम बोलते हैं उत्तर वैदिक। क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। दोनों का अपना अपना विभाजन है। ये वाला जो काल है ये चलेगा 1500 से लेकर 1000 BC, और ये वाला जो टाइम पीरियड है इसका टाइम पीरियड है 1000 से लेकर 600 BC। और ये जो डिवाइडेशन किया गया है, इस डिवाइडेशन का आधार है लोहे की खोज। ये भी याद रखना, आधार क्या है? लोहे की खोज। जो लोहे के साक्ष्य मिले थे इन लोगों को नहीं मिले थे। लोहे के साक्ष्य किसको मिले थे? इन लोगों को। 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल के आर्यों को पहली बार लोहे के क्या मिले थे? साक्ष्य। और ये लोहे के साक्ष्य कहां से मिले थे? ये मिले थे एटा से। एटा के पास एक जगह है अतरंजी खेड़ा। सबसे पहला साक्ष्य लोहे का कहां से मिला था? अतरंजी खेड़ा से। और किसको मिला था? उत्तर वैदिक काल के आर्यों को मिला था। ये पूर्वज है और ये इन्हीं पूर्वजों के क्या है? उत्तराधिकारी, जो यहीं पर आकर पैदा हुए, यहीं पर धीरे धीरे बड़े हुए। अब अगर हम बात करें राजनीतिक व्यवस्था की, तो कबीलाई तत्वों की प्रधानता थी। कबीले हुआ करते थे और कबीले के अपना अपना क्या हुआ करता था? सरदार। तो अब हम इसको और इसको दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे एक साथ। इधर राजा कैसा था और इधर राजा कैसा था। इधर की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इधर की अर्थव्यवस्था कैसी थी। यहाँ के लोगों का रहना सहना कैसा था और यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कबीलाई तत्वों की प्रधानता थी राजा के पास असीमित अधिकार या अनलिमिटेड राइट्स
नहीं थे। राजा को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, राजा को नियंत्रित करने के लिए चार प्रतिनिधि सभाएं थीं। कौन कौन सी चार प्रतिनिधि सभाएं थी उसको भी हम देखेंगे, जिनमें एक थी समिति, एक थी सभा, एक थी विदत और एक थी गण। ये चार सभाएं थी। अब देखो, राजा जो था ना कबीलाई तत्वों में था, राजा के पास अनलिमिटेड अधिकार नहीं थे। अब अनलिमिटेड अधिकार नहीं होने का मतलब क्या है कि राजा स्वयं से डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा। राजा को कोई भी निर्णय लेना है पूरे कबीले के लिए, तो ये चार क्या बैठेंगी, सभाएं। अब कबीले में रहता कौन कौन है, हमें ये व्यवस्था पता होनी चाहिए। जैसे हमारा एक समाज है, आज हम जानते हैं ना समाज, जानते हो ना समाज, समाज की डेफिनेशन क्या होती है, किसको कहते हैं समाज। इनका भी तो अपना समाज है ना आर्यों का, जब भी तो समाज से तो कल्चर बनेगा, सोसाइटी। तो इस सोसाइटी की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है समाज, जहां दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हो, बातचीत, यानी मैं कहूं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया। जहां दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, तभी समाज का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ऐसा ना, महिलाएं देखा है, बहन तुम कहां से हो, हम यहां से। तो ये बातचीत जो हो रही है ना, यही है समाज, सोसाइटी। अच्छी भी है और खराब भी है। दो लोग एक साथ बैठे हुए हैं एक ट्रेन में, एक ही जगह जा रहे हैं, लेकिन इसने इससे बात नहीं करी, इसने इससे बात नहीं करी, तो फिर ये समाज नहीं बना किसी भी प्रकार का। समाज कैसा होता है, जहां दोनों के बीच क्या हो, अंतःक्रिया हो, तभी एक समाज बनेगा। तो इनका भी एक समाज होगा ना, वो समाज ही तो इनको लीड करेगा, चारों संस्थाओं को। तो अगर मैं बात करूं, वैदिक काल में समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी, उस इकाई को क्या कहते थे, क्या कहते थे, गण। देखो, हमारे समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है आज, परिवार। क्या कहलाता है, परिवार। आज के हिसाब से अगर हम देखें तो समाज की, सोसाइटी की सबसे छोटी इकाई परिवार, कुल। इधर भी क्या होगा, अगर हम बात करें सामाजिक इकाई की, सामाजिक व्यवस्था की, समाज की, किसकी बात कर रहे हैं, समाज की, तो समाज की सबसे छोटी इकाई इधर कुल, क्या होता था, कुल यानी परिवार। किस कुल से बिलोंग करते हो, तो ये कुल। और जब कई सारे कुल मिल जाते थे, तब मिलता था, बनता था क्या, ग्राम। क्या बन जाता था, ग्राम। और जब कई सारे ग्राम मिलते थे, तब बन जाता था क्या, विश्व। और जब कई सारे विश्व मिल जाते थे, तब बनता था जन। क्या बन जाता था, जन। तो बेटा ये जन है ना, इस जन का ही अर्थ है कबीला। जन का अर्थ क्या है, कबीला। जन का अर्थ व्यक्ति मत समझना, जैसे हमारे होता है ना जन, लोग। जन का मतलब यहां लोग नहीं है, वैदिक सभ्यता में जन का मतलब है कबीला। एक जन ये है, एक जन ये है, अर्थात एक कबीला ये है और एक कबीला ये है। ऐसे करके कबीलाई तत्वों की प्रधानता थी। अलग अलग जन होते थे, क्या होते थे, अलग अलग जन। अब अगर मैं मुखिया की बात करूं, तो हमारा जो समाज है वैदिक सभ्यता का, वो कैसा है, पैट्रियार्कल। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, मैट्रियार्कल, मात्र सत्तात्मक। वैदिक सभ्यता कैसी है, पैट्रियार्कल। यहाँ पर पिता की चलती थी, किसकी चलती थी, पिता की। यानी परिवार का मुखिया जो होगा वो कौन होगा, घर का कोई वरिष्ठ व्यक्ति। कौन होगा, घर का कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, दादा, पापा, या दादा के ऊपर कोई है वो। दादा खत्म तो ताऊजी, जो भी घर में वरिष्ठ हो। तो अगर मैं कहूं कि कुल का मुखिया क्या कहलाता था, तो कुल का मुखिया कहलाता था कुलपति। क्या कहलाता था, कुलपति। तो यहां से कुलपति समझ में आ गया, कुलपति कौन होता, कुल का मुखिया। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी। जैसे आज हमारे यहाँ गांव का मुखिया होता है प्रधान,
यहाँ क्या कहलाता था? ग्रामीणी। जो विश्व का मुखिया होता था वो क्या कहलाता था? विश्वपति। और जो जन का मुखिया है वो कहलाता था जनपति। क्या कहलाता था? जनपति। जनपति होता था बेटा राजा। चाहे मैं कहूं राजा, चाहे मैं कहूं जनपति, एक ही बात है। या मैं कहूं गोपाजनस्य, इसी के लिए एक स्पेशल वर्ड क्या यूज होता था? राजा के लिए गोपाजनस्य। गोपाजनस्य का मतलब होता है कबीले का संरक्षक। कबीले में किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत होगी, वो सबका समाधान कौन करेगा? गोपाजनस्य। यानी राजा की जिम्मेदारी है अपने कबीले के हर एक व्यक्ति की समस्या का समाधान करना। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि वो देश के हर एक नागरिक के लिए क्या रहे? तैयार। हर एक की समस्या, सबको समान अधिकार दिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी को स्पेशल अधिकार दे दिए हो। उनके लिए संपूर्ण भारत के क्षेत्र में, संपूर्ण भारत के भूभाग में कोई कहीं भी दूर दराज एक कोने में एक व्यक्ति भी रहता है तो वो भी हमारे देश का नागरिक है, उसको भी वो सारे अधिकार मिलेंगे जो सारे अधिकार हमें प्राप्त हुए। बाकी अलग अलग नियम है, कायदे कानून है, क्षेत्र विशेषों को लेकर अलग अलग क्या है? अधिकार है। लेकिन सब हमारे लिए क्या है? इंडियन। वी आर इंडियन। हम ये नहीं कह सकते नहीं ये तो आउट एरिया में रहता है। हमारे देश की सीमा में जितने लोग रहते हैं सारे के सारे क्या है? भारतीय। और इन सारे भारतीयों की जिम्मेदारी है हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय की। अगर हम किसी प्रांत में रहते हैं तो उस प्रांत के जो भी मुख्यमंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी है इस प्रांत के हर एक नागरिक की समस्या का समाधान करना। तो यहां भी होता था, यहां राजा करता था। अब आ जाओ इस पर, जो चार क्या थी? कंट्रोलिंग पावर। तो कंट्रोलिंग पावर हम देखते हैं सबसे पहले क्या थी? समिति। अगर समिति पे बात करें तो समिति एक तरीके से कबीले की आम सभा हुआ करती थी। क्या है ये? कबीले की आम सभा। आम सभा का मतलब समझ रहे हो? हमारे यहां भी एक आम सभा, क्या बोलते हैं उसको? लोकसभा। और लोकसभा का चुनाव 2024 में है। यानी राजा का चुनाव किस में हुआ करता होगा? बात समझ में आई? तो इसी में राजा का चुनाव होता था। राजा का चुनाव इसी में होता था। ये पॉइंट समझते चल रहे हो सारे के सारे? कबीले की आम सभा है, राजा का चुनाव इसी में ही होगा। अब राजा का चुनाव जो होगा तो उसमें वोटिंग कौन करेगा? क्या संपूर्ण जनता वोट डालने जाती थी? बेटा लोकतंत्र है या राजतंत्र? ये राजा बन रहा है तो राजतंत्र, लेकिन राजतंत्र में व्यवस्था लोकतंत्रात्मक वाली थी। याद रखना, ऋग्वैदिक काल में, इधर वाले काल में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी और इधर वाले काल में राजतंत्रात्मक। राजा इधर भी बनेगा और राजा इधर भी बनेगा, लेकिन इधर का जो राजा है वो असीमित अधिकार नहीं रखता, अनलिमिटेड राइट्स नहीं रखता, बंधा हुआ है। उसका चुनाव होगा और चुनाव किस में होगा? समिति में जाकर होगा। इधर वाले राजा का चुनाव नहीं होगा। इधर वाला राजा क्या करेगा? डायरेक्ट आकर गद्दी पर बैठ जाएगा। बात समझ तो ले हो? अब मैं कहूं इसी में राजा का चुनाव होता था तो यही वर्तमान लोकसभा की भांति कार्यरत थी। किसकी तरह कार्य करती थी? जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में क्या काम करती है? लोकसभा। वर्तमान लोकसभा की भांति कार्यरत। ये वर्तमान 30 मिनट की। अब देखो वर्तमान लोकसभा की भांति कार्यरत थी ये। तो राजा का जो चुनाव होगा वो कैसे होगा? राजा का चुनाव बेटा ऐसे होगा कि राजा के चुनाव में, यानी यहां पर महिलाओं की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को अनुमति नहीं थी। अब देखो महिला अनुमति नहीं होगी तो फिर महिलाएं तो वोट कर ही नहीं पाएंगी। और महिलाओं को अनुमति क्यों नहीं थी? आप लोग जानते हो, 4 महिलाएं एक जगह इकट्ठी रह जाएं तो कोई काम होने नहीं देती, बातें इतनी ज्यादा करती हैं। तो इसलिए इन्होंने महिलाओं को इससे क्या रखा था? बिल्कुल बाहर रखा था। ये तो दुनिया का तुम जानते हो सत्य है कि 4 महिलाएं एक जगह खामोश बैठ ही नहीं सकती हैं, तो इसलिए इसको बाहर रखा। लेकिन वोटिंग में तो इनका जरूरी है मत, तो इसके लिए इनडायरेक्ट वे में वोटिंग होती थी।
महिलाएं या परिवार के सभी सदस्य अपनी एडवाइस किसको देंगे? कुलपति को, कि हम ये चाहते हैं राजा ये बने, तो कुलपति वोट डालेगा और कुलपति अपने घर से राय लेके आएगा ऑलरेडी। तो चुनाव प्रणाली समझ लो, कुलपति कुल का मुखिया है और पूरे कुल में जितने लोग हैं सबकी राय लेगा घर में बैठ के। जैसे हमारे डिसीजन होता है कांग्रेस को दें कि बीजेपी को दें कि समाजवादी पार्टी को दें, मंथन होता है ना घर में। तो कुछ परिवार तो ये देखते हैं कि वो किसी पार्टी के फॉलोवर्स नहीं, वो ये देखते हैं जो जीत रही है उसे ही दे दो, वोट खराब मत करो भाई, जो पार्टी जीत रही है उसे ही वोट दे दो, उसे जिता दो, फालतू में किसी दूसरी पार्टी को देकर वोट क्यों खराब करना। तो वो यही देखते हैं किसकी लहर है उसी को दे दिया। कुछ ऐसे होते हैं कट्टर विचारधारा वाले, कहने हम तो समाजवादी को ही देंगे चाहे हार जाए। कुछ होते हैं ना हम तो बीजेपी को ही देंगे चाहे जीते चाहे जी, कट्टर अपना अपना विचारधारा है ना। तो यहाँ पर आपको जितनी भी बातें करनी है शेयर, पहले मत लेकर आओ घर से और ये मत डालेंगे कुलपति। कुलपति अब एक कुलपति तो होगा नहीं, अलग अलग एरिया का अलग अलग कुलपति, अलग अलग घर का। तो ये सारे कुलपति किसको देंगे वोट? ग्रामीण को। ग्रामीण इन सबकी राय कलेक्ट करेगा, अपनी राय ऐड करेगा और ग्रामीणों का मत किस में जाएगा? विस्पति सबकी राय ऐड करेगा और अपनी राय देगा और लास्ट में देखा जाएगा किसके लिए मत आया है। जो सर्वोपरि है वही राजा बन जाएगा कबीले में। ऐसे कबीले में क्या होता था? चुनाव होता था। योजना आयोग तो था नहीं, चुनाव आयोग तो था नहीं, तो ये लोग क्या करते थे? अपना अपना नाम देते थे, अपना अपनी सहमति, और इनडायरेक्ट वे में चुनाव पद्धति को क्या कर लेते थे? फॉलो। तो इसमें महिलाओं की कोई अनुमति नहीं थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में इसका उल्लेख 9 बार मिलता है। कितनी बार मिलता है? 9 बार। समिति ने ऐसा किया, समिति ने ऐसा किया, समिति ने ऐसा किया, समिति ने ये निर्णय लिया, ऐसे करके समिति का वर्णन कितनी बार मिलता है? 9 बार मिलता है। अब आ जाओ सभा पर। अगर हम सभा को देखें, ये तो ये कबीले की आम सभा थी, ये कबीले की आम सभा नहीं थी, ये कुलपतियों की सभा थी। किसकी? कुलपति का मतलब कोई ना कोई, ऐसे मान के चलो वरिष्ठ हेड है ना। तो मैं कहूं कि हेड है तो फिर ये वर्तमान राज्यसभा की भांति कार्यरत होगी। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, उच्च सदन। तो ये किसकी भांति कार्य करता था? तो वर्तमान राज्यसभा की भांति कार्यरत। इसके अलावा अगर मैं कहूं क्या महिलाओं को उसमें एंट्री थी? तो इसमें महिला प्रवेश था, यानी महिलाओं को अनुमति थी। अब देखो महिला अनुमति दी गई है लेकिन सारी बोलेंगी नहीं, मैंने अभी आपको बताया चुप नहीं रहती हैं। इसके लिए इन्होंने कहा एक महिला अध्यक्ष चुन लो और आपको जो भी राय देनी है किसको दोगे? अपने अपने अध्यक्ष को दो जाकर अपनी राय, उसी को बोलते थे सभापति। तो यहां पर महिला अध्यक्ष को क्या कहते थे? महिला अध्यक्ष को बोलते थे सभापति। तो हमारे चलता है ना सभापति महोदया, तो वो यहीं से लिया गया है सभापति महोदया। यहां पर एक महिला अध्यक्ष हुआ करती थी। आगे अगर हम बात करें ऋग्वेद में इसका उल्लेख कितनी बार मिलता है सभा का? ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार मिलता है। कितनी बार मिलता है? 8 बार मिलता है। तो ये हो गई सभा जो कंट्रोलिंग करती थी। अब एक बात ध्यान रखना, सभा और समिति या समिति और सभा, ये दोनों ब्रह्मा जी की 2 पुत्रियों के नाम बताए गए हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है कि ब्रह्मा जी की 2 पुत्रियों के नाम। ब्रह्मा जी जो कि पूरी सृष्टि के क्या हैं? रचयिता, जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है। कल बताएंगे उनके बारे में, ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि को बनाया, कैसे युग बनाए, कैसे कैसे उन्होंने सृष्टि को क्या किया, बांटा, उस पर बात करेंगे कल। तो ब्रह्मा जी की 2 पुत्री बताई गई हैं, एक का नाम सभा और एक का नाम
समिति, और वहीं से लिया गया है ये सब कुछ। और इसके बाद हम देखेंगे बिदत। ये बिदत क्या था? अगर हम बिदत पर बात करें तो बिदत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये मान लो बिदत क्या था? बहुत ज्यादा एक सैन्य संगठन था। क्या था? कबीले का एक सैन्य संगठन। और ये जो सैन्य संगठन था ये कबीले के सामाजिक कौमा धार्मिक कौमा राजनीतिक और आर्थिक सभी प्रकार के मामले देखा करता था। यानी कबीले में कोई भी सामाजिक उद्दंडता हो गई है, किसी को उद्भोगना, यानी एक सैन्य संगठन है। जैसे मैं कहूँ आज की पुलिस व्यवस्था, आज की आर्मी, हमारे देश के ऊपर कोई अटैक कर रहा है या हमारे देश का कोई भी अफेयर्स है, उसको हमारे यहाँ की आर्मी क्या करती है? सॉर्ट आउट। तो कबीले में कोई भी दिक्कत आएगी वो सब कौन देखेगा? बिदत देखेगा। इसीलिए बिदत बहुत ज्यादा क्या थी? इंपोर्टेंट। ऋग्वेद में इसका उल्लेख बेटा 122 बार मिलता है। कितनी बार? 122 बार उल्लेख। तो ऐसे अगर पूछेगा ऋग्वेद में चारों में से, चारों समितियों में से सबसे ज्यादा उल्लेख किसका मिलता है, तो आप बताओगे बिदत का। तो जिसका उल्लेख 122 बार हुआ हो वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब आ जाओ गढ़ पर। ये गढ़ क्या था? ये जो गढ़ था ये रिटायर लोगों की सभा थी। मैं कहूं जैसे हमारे यहाँ होता है ना, कोई जज है रिटायर हो गया है ना, कोई सीएमओ था रिटायर हो गया, कोई कुछ और पोस्ट पर था रिटायर हो गया, तो उनसे एडवाइस ली जाती है कि तुम्हारे टाइम पीरियड में झगड़ा हुआ था, तुम कर्नल थे तुमने क्या किया, तुम ब्रिगेडियर थे तुमने क्या किया, या तुम उस समय पर रक्षा मंत्री थे तुमने क्या एक्शन लिया। तो ये एक तरीके से क्या है? रिटायर लोगों की सभा जो राजा को परामर्श दिया करती थी, एडवाइजरी। राजा को क्या देती थी? ये परामर्श, एडवाइजरी। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 46 टाइम मिलता है, 46 बार उल्लेखित। कितनी बार इसका उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में? 46 बार हुआ है। चलो ठीक है, बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट टाइम पर।